नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ग्रुप में। मैं प्रकाश के सरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, खासकर मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से जो क्वेश्चन आ रहे हैं। आज हम देखने जा रहे हैं 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट 3 का पार्ट 4, यानी कि आज सारे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आते हैं। इस बार 4 पार्ट लग गए 10-10 क्वेश्चन करके बनाने में, क्योंकि ये जो पेपर था इसमें काफी एक्सप्लेनेशन करना पड़ा। आज भी जो क्वेश्चन है उसमें भी काफी एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मतलब एक एक क्वेश्चन से 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन तक बनाए जा सकते हैं और आपके एग्जाम में आए हुए हैं, यूं कह सकते हैं, बनाए नहीं जा सकते, बने हुए क्वेश्चंस हैं जो अदर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो इस वजह से उनको छोड़ना ठीक नहीं होगा, उनको कवर करते हुए चल रहे हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज ही बहुत अच्छी क्लास होने वाली है और पिछली क्लास अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को पता होगा एक्सप्लेनेशन कैसा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अच्छा, शुरू करने से पहले एक चीज बता दें, यूपीएसआई का लगभग तय हो गया है कि अक्टूबर सेकेंड वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। यानी कि 15 अक्टूबर अगर आज मान ले तो आज है आपका 5 अगस्त है। अगस्त पूरा अगर पूरा मान ले, सितंबर पूरा और 15 दिन ज्यादा से ज्यादा इधर, यानी कि सितंबर के 30 दिन और 20 दिन, यानी 50 दिन आपके पास है। अब 50 डेज में आपको सारा कोर्स कवर करना है। तो अब आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए, स्ट्रेटजी बना लीजिए कैसे आपको 50 दिन में पूरा यूपीएसआई हर हालत में निकालना है। देखिए, एक होता है कि देखने जाना, यूपीएसआई हर साल नहीं आती, हालांकि हर साल आने के लिए बोला था योगी जी ने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो बिल्कुल मौका है, गोल्डन चांस है, चुनाव है अगले साल, ये बहुत जल्दी भर्ती दे देंगे। आपको पता है यूपी की भर्तियां एक बार लटक गई तो 5-5 साल लटक जाती हैं। इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। अगर इस बार अगर पेपर निकालते हैं आप तो हर हालत में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो बिल्कुल मेहनत से लग जाइए, 50 दिन बचे हैं लास्ट आपके, पूरा शेड्यूल बना लीजिए कैसे क्या पढ़ना है और उसी हिसाब से मेहनत करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन इसी पोस्ट नोट के साथ, और 80 नंबर शुरुआत करेंगे आज भी हम, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है और बहुत बेहतरीन इसमें क्वेश्चन इससे बनते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। ऑप्शन 1, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। तो देखिए, धारा 80 राज्यसभा को, धारा 80 में क्या, आर्टिकल में क्या है, अनुच्छेद जो 80 है आपका, देखिए धारा और अनुच्छेद एक ही होता है। बस ये है कि जब आप संविधान के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम अनुच्छेद बोलते हैं, लेकिन जब वो कानून के बारे में बात करते हैं धारा हम बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल 80 बात करता है आपकी राज्यसभा की, किसकी? राज्यसभा की। अब आर्टिकल 80(1) में लिखा गया है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। सेकंड, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से अधिकतम 238 लोग हो सकते हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए? 12 प्लस 238 यानी कि 250, बिल्कुल सही है। यही होती है राज्यसभा में मैक्सिमम। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन बी दोनों के दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए, ये आपकी धारा 80 में लिखा हो, ये हमने बता दिया। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का जिक्र होता है, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी याद रखिएगा। सेकंड, 12 सदस्य चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये किस फील्ड से होते हैं इनको याद कर लीजिए। देखिए, एक होता है आर्ट यानी कि कला, दूसरा लिटरेचर यानी कि साहित्य, तीसरा साइंस यानी कि विज्ञान, और चौथा होता है सामाजिक वर्क यानी कि सोशल वर्क जो होता है। तो ये 4 फील्ड होते हैं, इनसे, इन चारों फील्ड से जो राष्ट्रपति होगा वो 12 सदस्यों को चुनता है। अच्छा, जब राज्यपाल की बात आएगी तो वो भी यही करता है, अपने जब विधान परिषद के लोगों को चुनता है। तो यही 4 फील्ड होती हैं, आर्ट, कला, लिटरेचर, साहित्य, साइंस यानी विज्ञान, और सोशल वर्क यानी सामाजिक सेवा। ठीक है, तो ये इन 4 फील्ड से। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा अभी सचिन तेंदुलकर साहब बने थे तो इन 4 फील्ड से थे ही नहीं, तो उनको देखिए आर्ट यानी कि कला से उनको नॉमिनेट किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन, 238, 250 मैक्सिमम गिनती होती है, ये भी कई बार पूछा गया। राज्यसभा में मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं? 250। इस समय कितने हैं? अच्छा, एक चीज और, किस शेड्यूल में इसका डिस्कशन किया जाता है? राज्यसभा में जो सदस्य है उसका डिस्कशन किसमें है? देखिए, शेड्यूल 3 में है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, शेड्यूल बहुत आता है एग्जाम में। शेड्यूल 3 में इसका जिक्र है और वहां पर 233 लोगों का जिक्र है। तो 233 कैसे जिक्र है, देखिए इसकी चर्चा करते हैं। 233 प्लस 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, यानी कितने हो गए? 245। और यही अपनी आज की जो प्रेजेंट राज्यसभा के जो सदस्य हैं 245 है। तो बोलेंगे सर आप 5 कहां गए? तो देखिए 5 हो गए आपके जो पाकिस्तान वाला जो एरिया है, जो मतलब जिसको मतलब पाकिस्तान ने कब्जा किया है, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां के लोग हैं। उसको जब हम वापस ले लेंगे, पाकिस्तान से छीन लेंगे, तो फिर हमारी पूरी हो जाएंगी 250 लोग।
तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, कितने लोग मैक्सिमम हो सकते हैं, राष्ट्रपति कितने सिलेक्ट कर सकता है, आज संख्या कितनी है, और कौन कौन से सब्जेक्ट से राष्ट्रपति चुनता है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नोट्स बना लीजिएगा। देखिए 50 दिन बाकी है, आप गलती मत करिए, बिल्कुल गलती मत करिए, बिल्कुल लूज मत करिए, पॉइंट्स बनाते हुए लिखते रहिए, रफली लिखते रहिए, जैसे भी लिखना है लिखते रहिए, लिख के पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? अगेन अच्छा क्वेश्चन। तो सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, मेधा पाटेकर, विनोबा भावे। तो देखिए एक का जिक्र करते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन का अगर प्रमुख माना जाता है तो सुंदरलाल बहुगुणा को ही माना जाता है, ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट, देखिए ये भी चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनकी पहले से एक संस्था थी, यूं कहे कि ये इसको चिपको आंदोलन की मदर संस्था माना जाता है, जो चंडी प्रसाद भट्ट की थी। लेकिन चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया और इन्होंने भी इनके साथ थे, इन्होंने मदद की कह सकते हैं। तो दोनों लोग ने चिपको आंदोलन के साथ थे। मेधा पाटेकर की बात की जाए तो देखिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो क्या नाम था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा जी आपको पता है, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर ने चलाया था, तो ये चिपको आंदोलन से नहीं है। विनोबा भावे का है भूदान आंदोलन, तो ये भी चिपको आंदोलन से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। केवल एक ऑप्शन होता, मान लीजिए पूछता है तो किसने शुरू किया था, जुड़ा हुआ भी पूछा है, तो दोनों लो ऑप्शन है। किसने शुरू किया तो सुंदरलाल बहुगुणा को आप टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी रेखा के नीचे लोगों का अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? देखिए इसमें बहुत लोग गलत कर सकते हैं, गरीबी सूचकांक लगा के। देखिए सूचकांक अलग चीज होती है कि आपकी इंडेक्स क्या है, जो आपकी पुअर इंडेक्स बनाई जाती है, गरीब लोगों की इंडेक्स, वो अलग चीज होती है, इंडेक्स अलग चीज होती है। ये पूछ रहा है अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो देखिए ये होता है आपकी लोगों की संख्या के द्वारा। किसके? लोगों की संख्या के अनुपात के द्वारा। किन लोगों की संख्या? एक होता है गरीब लोगों की संख्या। किसका किसका अनुपात होता है? गरीब लोगों की संख्या, जो इसमें लिखा है गरीब लोगों की संख्या। इसका कैसे पता लगाया जाता है? देखिए जैसे सेंसस होता है, जनगणना होती है, तो उसमें ये गरीबी लोगों को भी लिख लिया जाता है, कितने लोग गरीब लोग हैं अपने देश में। डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन, कितने लोग टोटल, यानी हर 10 साल में ये भी होगा गरीब डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ये कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? जो गरीबी लोगों के नीचे जो अनुपात निकल के आ जाता है, जो रियल में इसके इस फार्मूले के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। गरीब लोगों की संख्या जो कि गिन के कैलकुलेट की जाती है सेंसस के द्वारा, टोटल पॉपुलेशन ये भी सेंसस के द्वारा, गुणे 100 कर देते हैं तो ये निकल के आ जाता है, ये रियल है। तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? लोगों की संख्या के अनुपात। कौन कौन सी लोगों की संख्या? गरीब और ओवर टोटल पॉपुलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है, लोकपाल का हिंदी में क्या अर्थ होता है? लोगों द्वारा नियुक्त, लोगों की देखभाल करने वाला, दुनिया के न्यायाधीश की नागरिकों की पसंद। देखिए ये और ये तो क्लियर दिख रहा है, कोई सेंस नहीं है। अब आता है इन दोनों में, लोगों द्वारा नियुक्त, लोगों की देखभाल करने वाला। तो देखिए ये एक संस्कृत शब्द है, इसका रियल मीनिंग होता है लोगों की देखभाल करने वाला, लोकपाल, ना कि लोगों द्वारा नियुक्त। लोगों द्वारा नियुक्त हम क्या करते हैं? मिनिस्टर्स बनाते हैं, प्रधानमंत्री हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली चुनते हैं, बट ये सब करते हैं, लोकपाल नहीं चुनते हैं। लोकपाल लोगों की सेवा करता है, और लोगों की सेवा इन द सेंस लोगों की देखभाल करता है। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी, स्पेशली इनका जो काम होता है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप शिकायत करेंगे तो लोकपाल के अंतर्गत ही आती है। ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो उस करप्शन को खत्म करे, उनको सजा दें या पूरी देखभाल उसकी करे, ठीक है। तो ये लोकपाल का काम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? अगेन बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स के लिए, ना केवल यूपीएससी बल्कि सभी एग्जाम्स के लिए, कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस कंडीशन में चलता है। नंबर 1 कंडीशन, और साथ साथ ये ऑप्शन आपको चेक करने क्या बोला है। दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं, परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है ये। अभी इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं आपको। सेकंड है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है तो जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाए या फिर वित्तीय अनियमितता में पाए जाए। ये भी पूरी तरह से गलत है। महाभियोग की कंडीशन भी बताते हैं और इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आपका ना तो ए ना ही बी, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं किस सभा में आता है। अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना है तो उसको आप किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा। उसके लिए मिनिमम 1/4 लोग पहले तो साइन करते हैं कि एक मतलब होता नहीं, एक रेजोल्यूशन लाया जाता है। 1/4 लोग किसी भी सदन में लाई, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, 1/4 लोग पहले साइन करेंगे, उसको 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देंगे,
कि हम आपके खिलाफ महाभियोग लाने जा रहे हैं, अब आप तैयार हो जाएं। अपनी वो कंडीशन लिखेंगे किस वजह से महाभियोग लाने जा रहे हैं। जैसे होता नहीं, अगर आप कोर्ट में कोई पेश करते हैं अगर कोई सबूत, तो उसके पहले आपको सामने वाले वकील को बताना पड़ता है कि हम ये सबूत पेश करेंगे, जिसके बदले वो भी तो तैयार रहे भाई अपनी बात रखने के लिए। तो ये राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व बता दिया जाता है, 1/4 लोग साइन करके देते हैं कि आपके खिलाफ महाभियोग होने जा रहा है। उसके बाद उसी सदन, मान लीजिए लोकसभा में शुरू हुआ है तो लोकसभा में फिर ये लाया जाएगा और स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर लोकसभा में पास हो गया तो ये पहुंचेगा राज्यसभा, फिर राज्यसभा में से 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होना पड़ेगा। अगर दोनों सदनों में पास हो गया तो राष्ट्रपति का महाभियोग सक्सेसफुल हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद छिन जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने का। दूसरा ऑप्शन किस वजह से चलता है ये बात की जा रही है। तो देखिए 2 रीजन हो सकते हैं राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने के। पहला कि वो किसी कदाचार में लिप्त पाया जाए। कदाचार का मतलब होता है कि कोई भी रेप ऐसी घटना, कुछ ऐसी घटना हो जाए, कदाचार में लिप्त पाया जाए, तो ये होता है। दूसरा कंडीशन होती है कि वो संविधान के विरुद्ध काम कर गया हो, कुछ संविधान से ज्यादा छेड़छाड़ कर दी हो, संविधान में ये कहते हैं ना अतिक्रमण जैसा कर दिया हो। तो सिर्फ 2 कंडीशन है जब आप राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चला सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इसमें लिखा था राष्ट्रपति आयोग सिद्ध हो, आयोग ऐसा कुछ नहीं, आयोग होगा तो राष्ट्रपति ये बात नहीं कर सकते आप। वित्तीय अनियमितता की ये दोनों रीजन नहीं है महाभियोग चलाने के, सिर्फ 2 रीजन है। एक है कदाचार यानी कि कुछ ऐसा ऑफेंस, सेक्सुअल ऑफेंस या कुछ ऐसा लगा हो उनके खिलाफ, या फिर वो संविधान के साथ कुछ संविधान से बाहर जाकर कर रहे हो, तो ही इनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ये सारी चीज याद रखिएगा। इसमें पूरा एक एक क्वेश्चन डीप में पूछा जाता है। लोकसभा राज्यसभा आपने देख ही लिया किस हिसाब से पूछा गया है, और ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा। इन दोनों कंडीशन को छोड़कर कोई भी आए तो आपको सही नहीं लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। देखिए दंडनीय अपराध तो है, सजा तो मिल जाएगी, लेकिन शादी कैंसिल नहीं होगी। तो ये किस मामले में हुआ था? अभी भी हुआ था ये मामला आपका 2016 का है, सरला मुग्दल बनाम भारत संघ। कौन सा है? सरला मुग्दल बनाम भारत संघ, शायद 2016 का नहीं, सॉरी माफ करिएगा, ये पुराना, इसकी डेट एग्जैक्ट याद नहीं, आप देख लीजिएगा। सरला मुग्दल बनाम भारत संघ का एक मामला आया था जिसमें ऐसा हुआ था और उसके बाद ये घटना हुई थी। ठीक है, चलिए तो ये इस क्वेश्चन से, लेकिन आप ये समझिए आपको ना, हम ये जो केसेस हैं इसकी बहुत जल्दी सीरीज चालू कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको पता है क्या करना होगा, कमेंट करना होगा कि आपको ये चाहते हैं हम ये सीरीज शुरू करें जिसमें कि आप ये सारे जो केसेस हैं, स्पेशल केसेस, उनके बारे में जानकारी ले लें, क्योंकि ये यूपीएससी में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा ही पूछे जा रहे हैं। हर सेट में 1 या 2 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, दूसरा आपको लाइक करना होगा वीडियो, और तीसरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा। ये सारे काम आपके हैं, अगर आप ये काम कर लेते हैं तो बाकी काम हमारा है। हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लाएंगे। अगर आप कहेंगे तो हिंदी, मूल विधि, रीजनिंग और मैथमेटिक्स की सेपरेट क्लास भी शुरू कर दी जाएगी यूपीएससी के लिए। लेकिन उसके लिए क्या करना है आपको हमने बता दिया है, तो आप अपना काम करिए और हम अपना काम जरूर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है? जिन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें प्रमुख है प्रख्यात भागलपुर अंक फोड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला। देखिए ये क्वेश्चन आपके पिछले सेट में भी रिपीट हुआ था, सेकेंड शिफ्ट के 17 दिसंबर में, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज था, आंसर सेम था। तो उसका आंसर क्या था? पुष्पा कपिला हिंगोरानी, अगर आपको याद हो। उसमें क्वेश्चन ये आया था कि कौन सी ऐसी जो वकील है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती जानी जाती है, किस चीज के लिए? जो संसद है, विधायक हैं, वो सब लोग अगर उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो उनको चुनाव ना लड़ने दिया जाए, और अगर वो संसद बने हैं तो उनको निरस्त कर दिया जाए। इस तरह के केस ये डालती है, मतलब ये पब्लिक याचिकाएं बहुत डालती हैं। 100 से ज्यादा पब्लिक याचिकाएं डाल चुकी हैं। पब्लिक याचिका आप जानते हैं क्या होता है कि मतलब इनसे इनका कोई पर्सनल लेना देना नहीं, लेकिन लोगों की भलाई के लिए, कि समाज के लिए क्या भला है, उससे रिलेटेड ये याचिकाएं खुद डालती हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आपको भी कोई चीज लगता है, जैसे कि आपको एक केस बताते हैं हम, एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा, लेकिन आपको, चलिए इस केस का जिक्र हम बाद में करेंगे, एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा है हमको भी। तो उसमें क्या हुआ था, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एक्चुअली केस में हुआ क्या था, उन्होंने डाल दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि जीने का अधिकार आपको फंडामेंटल प्राप्त है। उसके तहत अगर दिल्ली में कितना ज्यादा पोल्यूशन है, एयर साफ नहीं है, ऑक्सीजन मिल नहीं सकती, तो जीने का अधिकार, उनका जो फंडामेंटल राइट है, उसका बहिष्कार हो रहा है। इसके चलते ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर्म हुआ था,
जो ये देखता है कि लिमिट से ज्यादा पोल्यूशन ना होने पाए, ग्रीनरी होनी चाहिए ठीक ठाक, वनों का संरक्षण करना देखता है, तो ये उसके चलते बना था। सोचिए इन्होंने पब्लिक याचिका दायर की थी सबके लिए और आगे चलकर कितना ज्यादा भला हो गया। तो ऐसे ही ये हैं पुष्पा कपला इंगोरानी, ये 100 से ज्यादा याचिकाएं डाल चुकी है और बहुत ज्यादा जानी जाती हैं जनहित याचिकाओं के लिए, यानी जनहित लोगों का भला करने के लिए। इस वजह से इनका नाम बहुत ज्यादा फेमस हो, तो याद रखिएगा नाम। हो सकता है घुमा के इस बार फिर से कोई इनके नाम का एक क्वेश्चन आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और यूं कहेंगे ये लास्ट ईयर को क्या अभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट, जब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे आप जान जाएंगे। तो देखिए इसका आंसर है स्वेज नहर, स्वेज कैनाल जिसको आप जानते हैं। और अगर आप लोग का आंसर कई लोग को हो सकता है पता हो तो आप बोलेंगे सर ये तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है, यानी कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। तो ये हिंद महासागर की बात कर रहा है, लेकिन तो देखिए जो लाल सागर है रेड सी है वो हिंद महासागर का ही पार्ट है, ठीक है। तो हिंद महासागर का ही पार्ट क्या है, लाल सागर। तो ये बाकी याद रखिएगा, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी अगर आपको नहीं पता है तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है कौन, स्वेज कैनाल। ये अभी के एस्पेक्ट में क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने अभी न्यूज में रहते हैं तो अभी आपको पता होगा ठीक 2 महीने पहले ज्यादा से ज्यादा अभी स्वेज कैनाल में एक शिप फंस गई थी। ये आपको बता दें मैन मेड कैनाल है, ठीक है। 165 किलोमीटर की मैन मेड, यानी कि एक लैंड था, ये मान लीजिए एक लैंड है हमने, और लैंड को काट कर बनाई गई है कि वहां से शिप गुजर सके। और इसकी लंबाई कितनी है, 165 किलोमीटर है। और चौड़ाई की बात की जाए तो कहीं कहीं पर ये 300 मीटर है, कहीं 400 मीटर और कहीं ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर, यानी कि चौड़ाई इसकी कितनी है, आधा किलोमीटर है। और एक शिप थी उसकी लंबाई भी इतनी ही थी आपको बता दें, और वो इस तरह खड़ी खड़ी फंस गई थी और उसको निकालने में 4 से 5 दिन लग गया था और पूरा का पूरा रूट ब्लॉक हो गया था। तो ये अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था। हो सकता है फिर से ये क्वेश्चन आ जाए, स्वेज कैनाल किन 2 सागर को जोड़ती है, तो लाल सागर और मेडिटेरेनियन यानी कि भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। तो देखिए 80 क्वेश्चन तो हमने पहले ही कर दिया, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब हम अगली शिफ्ट देखेंगे। देखिए अगली शिफ्ट क्या, अगले दिन की 17 दिसंबर की सारी शिफ्ट हो गई, हमने तीनों शिफ्ट देख ली। अब हम देखेंगे 18 दिसंबर के, कल से पेपर देखने वाले हैं। आप कमेंट में जरूर बताएं कैसा लग रहा है आपको क्लास। अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही कमेंट करेंगे, हमें अप्रिसिएशन मिलता है। हम ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे एक क्लास में। क्लासेस लंबी भी कर सकते हैं अगर आप बोलेंगे तो, अदरवाइज हम 20 मिनट सफिशिएंट मानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन कवर किए जाएं, 30 मिनट या 35 मिनट की क्लास बनाई जाए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम बिल्कुल आपको उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।